नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 7 का भूगोल। तो कक्षा 7 के भूगोल में आज अध्याय 4 है। अध्याय 4 का नाम है जल। आइए मित्रों, अब जल के बारे में देखते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो मित्रों, सूर्य के ताप के कारण जल जो होकर वाष्पित होता है और वाष्पित होकर के वायुमंडल में ऊपर पहुंचता है। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर पहुंचता है तो सूर्य का तापमान कम होने लगता है। जैसे सूर्य का तापमान कम होगा तो यह संघनित होकर के जलवाष्प बादलों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और पुनः यह वर्षा के रूप में, बर्फ के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अलवण जल के स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। तो मित्रों, नदी के जल में, ताल के जल में, सोते के जल में और हिमनद अर्थात बर्फ में लवण की मात्रा अर्थात नमक की मात्रा नहीं होती है। महासागरों, समुद्रों का जल लवणी होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। तो मित्रों, महासागरों और समुद्रों का जल लवणी होता है अर्थात इनके पानी में सोडियम क्लोराइड या खाने वाला नमक होता है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो मित्रों, 1000 ग्राम जल में कितनी नमक की मात्रा है उसी को लवणता कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लवन कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो मित्रों, जो इजराइल का मृत सागर है उसमें 1 लीटर पानी में 340 ग्राम लवणता है। अब देखते हैं मित्रों, जल का वितरण। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। मित्रों, हमारे पृथ्वी पर 3/4 भाग क्या है? पानी है। अब उस पानी में देखते हैं कहाँ कहाँ ये पानी है। तो महासागरों में 97.3% पानी है। बर्फ छत्रक 2% है। भूमिगत जल में 0.68% है। झीलों का अलवण जल 0.009% है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में 0.009% है। वायुमंडल में 0.019% है। नदियों में 0.001% है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, महासागरीय परिसंचरण के बारे में। ताल एवं झील की शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। तो मित्रों, जो ताल का पानी होता है, जो झील के पानी होते हैं, ये क्या होते हैं? शांत होते हैं। लेकिन जो महासागरों का जल होता है वह हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी भी शांत नहीं रहता है। अब देखते हैं मित्रों, तरंगों के बारे में। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो मित्रों, जब समुद्री सतह पर पवनें चलती हैं तो उसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं और जितना ही पवन तेज होगा उतना ही बड़ी तरंगें भी उत्पन्न होंगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ तथा सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो मित्रों, जो ये सुनामी आते हैं इनका लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक का वेग होता है। 2004 में भी ऐसे ही सुनामी आया था जिसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब देखते हैं मित्रों, ज्वार और भाटा के बारे में। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का गिरना एवं उठना ज्वार भाटा कहलाता है। तो मित्रों, प्रतिदिन महासागरीय जल 2 बार ऊपर उठते हैं और 2 बार नीचे गिरते हैं। इन्हीं को हम ज्वार भाटा कहते हैं।
सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इसे बृहद ज्वार कहते हैं। तो मित्रों, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में होते हैं तब बृहद ज्वार आते हैं। ये स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। इस दिन निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि बृहद ज्वार कब होगा? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो जब ये तीनों एक सीध में होंगे तो इस दिन आपका बृहद ज्वार आएगा। लेकिन जब ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, तो जब ये समकोण पर होंगे तो इस दिन ये जो होगा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करने लगता है। तो इस दिन आपका निम्न ज्वार आता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो मित्रों, जो उच्च ज्वार आते हैं यह नौ संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। नाव को बंदरगाह के तट तक पहुंचाने में ये सहायता प्रदान करते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं मित्रों महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं उनका एक निश्चित दिशा होता है और महासागरीय सतह पर ये नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धारा गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो मित्रों, जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होगी और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ये प्रवाहित होंगी। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो मित्रों, जो ठंडी धाराएं होती हैं वह ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं अर्थात ठंडी धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो मित्रों, जिस स्थान पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ऐसा क्षेत्र जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में देखने को मिलता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरा वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।